हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। आज हम उस होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से बनने वाली स्पीसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समांश विखंडन और विषमांश विखंडन से तीन तरह की स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ था। तीन तरह, या तुम ये कह सकते हैं कि तीन प्रकार की, थ्री टाइप्स के यहाँ पर हमें रिएजेंट यानी कि अभिकर्मक मिले थे। बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके अंदर एक तो वो होता है जो अभिक्रिया करता है, यानी कि जो रिएक्शन करता है वो कहलाता है रिएक्टेंट, और एक वो होता है जिसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, वो होता है रिएजेंट यानी कि अभिकर्मक, और एक वो होता है जो बनता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं, यानी कि जिसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिएजेंट की, कि रिएक्टेंट पर काम करने के लिए जो स्पीसीज आती है, चाहे वो, देखो स्पीसीज का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है। स्पीसीज का मतलब है यहाँ पर वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई आयन हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं आज वो स्पीसीज की, उन स्पीसीज की जो आपका रिएक्टेंट पर रिएक्शन करती है। उन सारे यौगिक, आयन, कैटायन, एनायन जो भी है, उन सब के बारे में हम यहाँ आज आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन में दो तरह का क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। जैसा कि आपको पता है कि होमोलाइटिक से जो स्पीसीज बनती हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, यानी कि समांश विखंडन से, होमोलाइसिस, जिसको मैंने आपको बताया था समांश विखंडन। तो समांश विखंडन से जो स्पीसीज बनती है उन्हें बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक है, यानी कि मुक्त मूलक। ठीक है, समांश विखंडन से जो भी स्पीसीज बनती है उन्हें हम मुक्त मूलक बोलते हैं। जैसा कि आपको मैंने Br का एग्जांपल लेके दिखाया था कि Br के साथ, या आपका दो Br है, Br2, जब इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पर और इसका इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन चला जाता है और आपके पास बनता है ब्रोमीन मुक्त मूलक। ठीक है, यानी कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये आपके पास बनता है ब्रोमीन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल बना है, इस, अब आखिर ये फ्री रेडिकल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो दो स्पीसीज विच हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि वो सारी स्पीसीज जिन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है वो आपकी फ्री रेडिकल होती है। फॉर एग्जांपल, हम इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3 मैंने लिया, CH3Br। ओके, अब मुझे यहाँ पर इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करना है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि होमोलाइटिक क्लीवेज जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में नहीं होता, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, हीट की प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि ये जो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले लेता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है। आपके पास दो स्पीसीज बनती हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज से दो स्पीसीज आपके पास बनती हैं बच्चों। एक तो बनता है CH3 और इसके ऊपर फ्री रेडिकल, दैट इज द मेथाइल, इसको हम बोलेंगे मेथिल फ्री रेडिकल। हिंदी में बोलेंगे बच्चों, हिंदी में बोलेंगे इसको मेथिल मुक्त मूलक। मुक्त मूलक। और दूसरा जो बना है आपके पास वो बनता है बच्चों Br फ्री रेडिकल, ये कहलाएगा ब्रोमीन मुक्त मूलक। इस तरीके से बच्चों जब होमोलाइटिक क्लीवेज कराया जाता है तो जो स्पीसीज बनती है, जो कंपाउंड बनता है, जो रिएजेंट बनता है, वो होता है फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्त मूलक। अब आखिर मुक्त मूलक कहते किसे हैं, तो मैंने आपको बताया कि वे सभी स्पीसीज, ठीक है, जिन पर एक असाजित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, वे सभी स्पीसीज जिन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। जिन पर भी एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा
ठीक है ना। तो दो स्पीसीज विच कंटेन ओनली वन सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस पर सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम फ्री रेडिकल बोलेंगे। बाकी और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होता है यहाँ पर, इन्हें हम फ्री रेडिकल बोलते हैं बच्चों, मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का रिएजेंट होता है जो कि रिएक्शन करता है, रिएक्शन के बीच में बनता है। अब आखिर कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है इसके बारे में आपको डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए कार्बन के केस में ही हम यहाँ स्टेबिलिटी चेक आउट करते हैं कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। जैसे आपके पास है CH3, ठीक है, CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल। सपोज दैट यहाँ पर कोई ब्रोमीन होगा, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उसमें क्या होगा, यहाँ पर इसका होमोलैटिक क्लीवेज हुआ होगा, तो ये इसके ऊपर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा और आपका यहाँ से जनरेट हो जाता है बच्चों, यहाँ से जनरेट हो जाएगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल और एक आपके पास जनरेट होता है बच्चों Br फ्री रेडिकल। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर जिस कार्बन पर ये फ्री रेडिकल बना हुआ है, इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्ट, केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ऐसे कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन जो केवल और केवल ओनली वन कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा कार्बन केवल डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, दैट इज प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको, प्राथमिक कार्बन। ये वाला कार्बन जो केवल एक कार्बन से अटैच है इसे बोलेंगे प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक, या इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 1 डिग्री। तो दैट इज 1 डिग्री, क्योंकि ये केवल डायरेक्ट एक से अटैच है। तो ये वाला जो मुक्त मूलक आपका बना है प्राथमिक मुक्त मूलक कहलाएगा, या प्राइमरी मुक्त मूलक फ्री रेडिकल कहलाएगा, या 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो दैट इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल, इसे हम 1 डिग्री फ्री रेडिकल बोलेंगे। ऐसे ही अगर कोई फ्री रेडिकल डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच हो तो वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, और ऐसे ही कोई फ्री रेडिकल डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच हो तो वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। मैं वो सारे फ्री रेडिकल यहाँ बना रहा हूँ, देखेंगे बच्चों। CH3, ये इसके बाद आपको यहाँ करना है, हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो CH3 CH2 फ्री रेडिकल ये बहुत कम स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है 2 डिग्री से। CH3 CH3 ये आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल है बच्चों, ये आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, क्योंकि जो कार्बन फ्री रेडिकल बना हुआ है वो डायरेक्ट केवल 2 कार्बन से अटैच है। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये बच्चों आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है बच्चों। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और इन सब से भी कम स्टेबल होता है वो है मेथिल फ्री रेडिकल। तो सबसे कम स्टेबल होता है मेथिल फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मेथिल। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम। तो मुक्त मूलक का स्थायित्व, मुक्त मूलक का स्थायित्व का क्रम, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्थायित्व का क्रम, फ्री रेडिकल के स्थायित्व का क्रम। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। ये मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम है। यहाँ पर कौन सा मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये आपके आगे तक काम आएगा। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है, उसके बाद मेथिल होता है। तो ये थी आपके फ्री रेडिकल की कहानी बच्चों। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो एक टाइप के रिएजेंट होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं।
तो हम इसकी अगर हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव अत्यधिक क्रियाशील होता है, मोस्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना, आप नहीं कह सकते हैं स्पीसीज अत्यधिक क्रियाशील स्पीसीज है ये, जो फ्री रेडिकल होती है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। तो हिंदी में लिख देता हूं मैं अत्यधिक क्रियाशील स्पीसीज, अत्यधिक क्रियाशील अभिकर्मक, ठीक है। मुक्त मूलक जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील अभिकर्मक होता है। दूसरी बात, इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड है, यानी कि ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेकर साझा करके बंद बना सकता है, ठीक है ना। तो जितनी भी रिएक्शन में मुक्त मूलक पाया जाएगा वो रिएक्शन उसी क्रियाविधि से संपन्न होती है, जो हम आपको आगे समझाएंगे। फिलहाल हम आपको वो रिएजेंट बता रहे हैं जो हमारे होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस में बने थे। तो इसका फॉर्मेशन किससे होता है बच्चों? होमोलाइटिक क्लीवेज से होता है। और होमोलाइटिक क्लीवेज, अच्छा इसका होमोलाइटिक क्लीवेज किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में, या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, या पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, नहीं बच्चे सॉरी, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में नहीं होता, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इसका फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टैंड? तो चलिए, इसके बाद हमने आपको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बताया था बच्चों। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से अब हम बढ़ते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की तरफ। आप सबको पता है कि जब हमने हेटेरोलाइटिक क्लीवेज किया था तो 2 टाइप के आयंस बने थे, ठीक है ना। जब हमने हेटेरोलाइटिक क्लीवेज किया था तो 2 टाइप के आयनों का फॉर्मेशन हुआ था, एक तो बना था केटायन और एक बना था एनायन। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से एक तो बनता है केटायन और एक बनता है बच्चों एनायन। देखते हैं यहां पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज विषमांश विखंडन से क्या होता है? देखो, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से 2 टाइप के, यानी कि विषमांश विखंडन से एक तो बना था केटायन जिस पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, वो सारी स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिनके ऊपर धनात्मक आवेश आता है, वो सारे के सारे धनायन होते हैं। केटायन का मतलब हिंदी में होता है धनायन, ठीक है। तो केटायन का मतलब हिंदी में होता है धनायन। वो सारी स्पीसीज, वो सारे अभिकर्मक जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो धनायन होते हैं। और इन सारे धनायनों को जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उन्हें हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इनको अपन? इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करेंगे। और एक दूसरी स्पीसीज जो बनती है वो बनती है एनायन। एनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एनायन को बोलते हैं ऋणायन। और ऋणायन वो सारी स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर ऋणावेश होता है। जिनके ऊपर क्या होता है? ऋणावेश। धनायन वो सारी स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर धनावेश होता है, ठीक है ना। तो धनावेशित स्पीसीज। और ऋणायन का मतलब होता है जिनके ऊपर ऋणावेश होता है, ठीक है। तो जिनके ऊपर ऋणावेश होता है उन्हें हम बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन रागी ऐसे भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले, इलेक्ट्रॉन से जुड़ने वाले। तो देखो इनके ऊपर धनावेश होता है इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन रागी बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से जुड़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इनके ऊपर ऋणावेश होता है तो ये नाभिक से जुड़ सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी, नाभिक रागी।
न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन से लव करे, इलेक्ट्रॉन को खींचे, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, और जो न्यूक्लियस को खींचे दैट इज न्यूक्लियोफाइल। यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Nu- एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E+। इनको हम E+ से लिखते हैं और इनको Nu- से लिखते हैं। तो वो सारी स्पीसीज जिनके ऊपर धनावेश आएगा, वो सारी स्पीसीज जिनके ऊपर क्या आएगा, धनावेश आएगा, उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और जिनके ऊपर ऋणावेश आएगा उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो धनावेश का मतलब क्या है? धनावेश का मतलब, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यहां पर होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, वो सारी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की न्यूनता वाली स्पीसीज, मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन न्यून अभिकर्मक, जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यून अभिकर्मक होंगे, हिंदी में, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यून अभिकर्मक होंगे उन सबको अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलेंगे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन से धनी होंगे, जिनके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज अभिकर्मक, जिनके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें हम बोलेंगे बच्चों न्यूक्लियोफाइल। अब सुनिए, जिनके पास कमी है, यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जाम, जैसे मैंने लिखा H+, ठीक है, H के ऊपर प्लस आ रहा है, H+, व्हाट इज H+? इलेक्ट्रोफाइल। मैंने लिखा, जैसे H+ के बजाय मैंने लिख दिया यहां पर CH3+, व्हाट इज दिस CH3+? इलेक्ट्रोफाइल। जिन जिन के ऊपर प्लस आता है, मैंने लिखा BF3। अब बच्चों यहां गौर से देखेंगे, BF3, इसमें बोरोन के पास 3 F है, लेकिन अष्टक पूरा नहीं हो रहा, ऑक्टेन कंप्लीट नहीं हो रहा, 2 2 4 2 6 2 8। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन और से ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। तो BF3 इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसलिए इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे होते हैं बच्चों, जिन जिन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, AlCl3, इलेक्ट्रॉनों की कमी है सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम पर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसे कहते हैं कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन की भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, और वही ऑर्डर होता है जो आपका फ्री रेडिकल का होता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, देखो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, वही कि 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन, 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन जो होगा वो आपका मोर स्टेबल होगा। उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और उसके बाद सबसे लेस स्टेबल होता है बच्चों मेथिल कार्बोकेटायन, कार्बधनायन, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्बधनायन। ठीक है, कार्बोकेटायन को बोला जाता है कार्बधनायन। तो कार्बधनायन के स्थायित्व क्रम कि 3 डिग्री वाला कार्बधनायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है मेथिल से। ये बात हो गई आपके इलेक्ट्रॉन स्नेहियों की। अब हम बात करते हैं नाभिक स्नेही की, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, जिनके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जैसे कि हैलाइड आयन X-, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज X-? फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो,
फ्लोरीन के ऊपर माइनस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, ब्रोमीन के ऊपर माइनस, जिनके भी ऊपर माइनस चला जाता है वो सारे, तो X माइनस, इट इज हैलाइड। X क्या है यहाँ पर? हैलाइड, हैलाइड आयन, इंग्लिश में लिख लेना हैलाइड आयन। इसके अलावा बच्चों बहुत सारी हैं, जैसे OH माइनस, हाइड्रोक्साइड, CN माइनस, ठीक है, यहां भी वो लिख सकते हो आप NO2 प्लस, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह SO3H प्लस, ठीक है बच्चों। और यहां पर भी बच्चों एक आता है कार्ब एनायन, CH3 माइनस, इसको बोला जाता है कार्ब एनायन। अब ऐसे बहुत सारे एनायन बनते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो बच्चों ध्यान रहे, हम यहाँ पर मोल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका उल्टा होगा, इस वाले का जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर 1 डिग्री वाला यानी कि कार्ब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 1 डिग्री कार्ब एनायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्ब एनायन यानी कि सबसे कम आपके पास स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्ब एनायन। 3 डिग्री कार्ब एनायन सबसे कम स्टेबल है दोस्तों, 3 डिग्री कार्ब एनायन सबसे कम स्टेबल होता है, ध्यान रहे। कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं होते, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़े होते हैं। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्ब एनायन का, यानी कि कार्ब ऋणायन का। हिंदी में बोलते हैं इसको कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन, ये हिंदी में बोलते हैं अपन इसको, ठीक है बच्चों। तो आज हमने डिस्कशन किया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, गुड बाय एंड टेक केयर, ओके।